हवाओं के भरोसे मत उड़, क्योंकि चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती है। नमस्कार, जोहार और आप सभी को एक स्वागत है हमारे आर्ट्स पाठशाला के इस बेहतर पॉडकास्ट। एक जो लंबा समय हुआ है, एक जो बातें हैं कि जेकर नंबर कम आवेला वही आर्ट्स लेना, अपने जिला में सुपौल में सेकंड रैंक हासिल किया है। आर्ट्स पेपर को लेकर 440 मार्क्स लाई। तुम्हारा भी 10 में कम नंबर आया था, तब तुम आर्ट्स लिए और आर्ट्स के बारे में सोच कैसे लिए? साइंस ले लो, जेई कर लो, नीट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतना समाज टोल। हवाओं के भरोसे मत उड़, क्योंकि चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पे हौसला रख, क्योंकि पतंगे हवाओं में उड़ा करती है। नमस्कार, जोहार और आप सभी को एक स्वागत है हमारे आर्ट्स पाठशाला के इस बेहतर पॉडकास्ट में। लंबा समय के बाद और लंबे अंतराल के बाद हम लोगों की एक मुलाकात हुई है और मुलाकात बहुत ही खास हुई है। खास क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले ही महीने हमारा रिजल्ट आया था बिहार बोर्ड का, और इस बिहार बोर्ड रिजल्ट में हमारे कुछ टॉपर्स आज हमारे साथ हैं। और एक जो मिथ बना हुआ है, एक जो बातें हैं कि जेकर नंबर कम आवेला वही आर्ट्स लेला, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तीखा जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे टॉपर्स जुड़ चुके हैं। तो आज उनके जुबानी से उनका इंट्रोडक्शन सुनेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु कुमार। मैंने हाल ही में जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है उसमें मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से 465 मार्क्स लाकर अपने ज़िला में सुपौल में सेकेंड रैंक हासिल किया है। मेरा नाम सुहानी कुमारी है और मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हूँ। इस बार जो हाल ही में इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैं आर्ट्स पेपर को लेकर 440 मार्क्स लाई हूँ। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि हमारी जो कहानी है वो कंप्लीटली आर्ट्स के अराउंड घूम रही है। और ये आर्ट्स, आपको पता होगा इंट्रो में ही बात हुई थी कि आर्ट्स वही लेते हैं, ऐसी मिथ है कि वो सिर्फ जिनका कम नंबर आता है वही लेते हैं। तो आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सुधांशु और हमारी सुहानी साथ में है। तो सुधांशु से एक प्यारा सा सवाल है कि क्या सुधांशु तुम्हारा भी 10th में कम नंबर आया था तब तुम आर्ट्स लिए, और आर्ट्स के बारे में सोच कैसे लिए तुम? सर, मैंने जो ये आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है सर, मैं बताना चाहूँगा। सर, ये हमारे समाज में एक मिथ बना हुआ है कि आर्ट्स जो है वो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, जिनका कम मार्क्स आता है वो। तो सर ऐसा बात नहीं है। 10th में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था एंड इनफैक्ट मेरे 468 मार्क्स थे 10th में, और मैं अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया था सर। तो उस टाइम मुझे डीएम सर से सम्मानित किया गया था, उनके द्वारा मतलब मेडल से सम्मानित किया गया था मुझे जिले में बुला करके। तो वहाँ से मतलब जब उनको मैंने देखा ना, तो मुझे एक मोटिवेशन आया कि मुझे भी एक इसी टाइप का कुछ बनना है। तो उसके बाद मैंने पता किया तो पता चला कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम होता है जिसके बाद आप डीएम बन सकते हैं। तो उसका सिलेबस जो है आर्ट्स से उसका फाउंडेशन बन सकता था, तो इसलिए मैंने ये आर्ट्स विषय लिया। ये तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत एक सबके साथ ये शायद गुजरा होगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, कि जब कभी भी उनका 10th में बढ़िया नंबर आता है उन्हें सम्मानित किया जाता है। और सम्मानित कोई डीएम पद के लोग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं यूपीएससी निकाल के करते हैं। और यूपीएससी एग्जाम में सबसे सटीक अगर कोई तैयारी होगी तो वो आर्ट्स के साथ होगी, ये अब हर बच्चा जान रहा है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहाँ पर है कि ये तो आप सुधांशु था, सुधांशु घर से बाहर निकल गया, बुद्ध थे वो घर से बाहर निकल गए। लेकिन अगर कोई लड़की अपने बच्चे अपने पति को छोड़ के बाहर निकलती तो समाज उनके ऊपर सवाल जरूर उठाता। सुहानी कैसे आखिर आर्ट्स के बारे में बोल के अपने गांव से बाहर निकल के यहाँ पटना आके आर्ट्स पाठशाला में एडमिशन लिखाने का सफर सुधांशु जैसा आसान नहीं रहा होगा, बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा सुहानी को। तो सुहानी प्लीज, जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम फेस हुआ प्लीज वो बताओ, कैसे तुम वहां से निकली और यहाँ तक हमारे साथ जुड़ पाई? हाँ, जैसे सुधांशु ने बोला कि 10th में कम मार्क्स वाले ही लेते हैं आर्ट्स। मेरा भी 10th में अच्छा मार्क्स था, तो ऐसा समाज बोल रहे थे कि इतना अच्छा मार्क्स लाके आर्ट्स ले रही हो, इतना मतलब इतना अच्छा करके आर्ट्स ले रही हो, साइंस ले लो, जेई कर लो, नीट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इतना समाज टॉलरेट करने पे लगे हुए थे कि मैं 11th के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाती थी और मुझे किसी का कॉल आ जाता था कि साइंस नहीं ले रही हो, क्या रीज़न है, साइंस से डर लगता है क्या, नंबर क्या चीटिंग करके आ गया। ये भी प्रश्न उठने लगे कि नंबर चीटिंग करके आया होगा तभी तो मतलब इतना मतलब आर्ट्स ले रही हो, वरना अगर पढ़ के आया होता तो साइंस से लेती। तो समाज तो बोलते हैं, बहुत रोक टोक लगाते हैं और बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एक होता है ना कि अगर आप सपना देखे हो, अगर आपको अपने ऊपर है कि हम ये कर लेंगे, तो फिर उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। समाज
समाज कितना भी कुछ बोले, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट किए। पापा एक बार बस कॉल पे हमको बोले, क्या बेटा तुमको जो करना है, जैसे करना तुम वो करो, बाकी समाज जो कह रहा है उसका टेंशन मत लो, समाज को हम देख लेंगे। और ये सच भी है कि अगर आप कल को जाके सक्सेस हो जाते हैं, बहुत अच्छा मतलब पोस्ट मिल जाता है या बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो समाज आपका आके वाहवाही करेंगे, आपकी बधाई देंगे, आपसे रिश्ते बनाएंगे कि ये मेरी भतीजी लगती है, ये मेरी ये लगती है, वो लगती है। लेकिन जिस दिन अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो समाज आपको बहुत ताना मारेगा, बहुत आपको मतलब इस तरह कहेगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाए हो लाइफ में। तो समाज का काम है कहना, उसको कहने दीजिए, आपको जो करना है आप उस पर विश्वास रखिए बस। तो सुहानी का जो ये कहानी है, सच्चाई है कि अगर लड़कियां घर से बाहर निकले तो आरोपे लगते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन अगर आप सफल हो जाएं तो आप ही अपने मम्मी पापा का कद बहुत ऊंचा कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन एक बात जो सुधांशु और सुहानी के मुंह से निकल रहा है बार बार कि आर्ट्स लेने के बाद जिंदगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, तभी इन लोगों ने आर्ट्स लिया। क्या सुहानी सीरियसली जब अब 12th के बाद तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करती हो तो जो तुमने 11th 12th में आर्ट्स लेने के बाद पढ़ा था तो क्या वो काम आ रहा है? कितना काम आ रहा है? कितना आने वाले समय के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं 11th 12th में, वो किस एंगल से पढ़े कि उनको भविष्य में कोई भी एग्जाम की तैयारी करे तो उन्हें दिक्कतें ना आए? हाँ, आर्ट्स लेने पर अभी जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका है कि मेरे हॉस्टल में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कंपटीशन का तैयारी कर रही है। तो उनका क्वेश्चन मेरे से 60 to 70% क्वेश्चन वो सॉल्व हो रहा है मेरे से, और जितना गहराई से मैं जान रही हूँ उस क्वेश्चन के बारे में उतना गहराई से वो भी नहीं जान रही, क्योंकि वो आर्ट्स नहीं ली थी, वो साइंस बैकग्राउंड से थी। ऐसा नहीं बोले कि साइंस बैकग्राउंड नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी या कॉम्पिटिशन लेवल में जाना है तो आर्ट्स बेहतर होता है, क्योंकि आप फिर वो चीज़ पढ़े हुए रहते हैं जो वो लोग बना रहे होते क्वेश्चन। वो लोग जो क्वेश्चन बना रही है वो क्वेश्चन मैं उनसे पहले ही बना देती हूँ। तो आर्ट्स लेके पढ़ना अच्छा रहता है अगर आपको ये सब इस सब में जाना है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हमारी तैयारी कभी भी बेहतर आगे करनी है तो हमें शुरू से फाउंडेशन बहुत ही बेहतर करना होता है, और उसमें 11th और 12th बहुत बड़ी नींव का एक काम करती है जिसमें सुधांशु और सुहानी आगे बढ़े और आज उन्हें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि सुधांशु और सुहानी का एक बात बार बार सामने आ रहा है कि जब कभी भी आर्ट्स की तैयारी चल रही होती है, पढ़ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उसके बाद हम किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो अगर आपका 11वीं 12वीं में अगर आपने बेहतर ढंग से हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आपको आने वाले समय में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ये सच्चाई है। आप किसी भी टॉपर्स के भी जाकर के आप इंटरव्यू देखें, यूपीएससी में जिन्होंने टॉप किया है उनका भी यही कहना होता है। लेकिन तैयारियां इतनी आसान नहीं होती है। ये कहने की सिर्फ बातें होती है कि बहुत ही अच्छी सिंपल से तरीके से तैयारी हो गई, लेकिन तैयारी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सुधांशु, तुमसे एक प्रश्न है कि जब कभी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इतिहास में बहुत सारा दिन आता है, बहुत सारे साल आते हैं, जिसको याद रखना बहुत बच्चों के लिए दिक्कतें हैं। हमारे व्यूअर्स को पता है कितना दिक्कत आता है। साथ ही राजनीतिक विज्ञान में हर आर्टिकल को याद रखने में परेशानी आती है, तो उसको रटे नहीं, उसको कैसे टैकल करे, उसको कैसे ठीक करे, प्लीज ये बात अगर तुम उन लोगों तक पहुंचा दो तो। सर आर्ट्स लेने के बाद बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, रटना पड़ता है, मतलब समझ में नहीं आता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन, मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए हुए थी कि पढ़ लिए वो काफ़ी नहीं है। उसके बाद जितना आप रिवीजन करिएगा, उसको लिख के हो सके, पढ़ के हो सके, या फिर जैसे भी डिवीजन आप जितना ज़्यादा कीजिएगा वो आपके माइंड में उतना ज़्यादा आएगा। जैसे आप आर्टिकल बोले वो कैसे याद रहता था, मतलब तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो क्लास में सर पढ़ा देते थे उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद जाके खुद से अपने से 3 से 4 बार पढ़ते थे, उसके बाद वो मतलब माइंड में धीरे धीरे आने लगता था। और हिस्ट्री के लिए मतलब ये स्ट्रेटजी थी कि जैसे कोई स्पेसिफिक डेट हो गया तो उसके लिए मतलब कुछ कोरिलेट कर देते थे, कोरिलेट करके पढ़ना। जब हिस्ट्री का आप डेट पढ़िएगा, जो बैकग्राउंड से लेके एंशिएंट से मॉडर्न हिस्ट्री तक, अगर आप रिलेट करते हुए पढ़िएगा हिस्ट्री को तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बात और है कि जब आप रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन रिलेट तभी करिएगा जब आप क्लास आइएगा, या ऑनलाइन भी आप क्लास कर सकते हैं। तो सुहानी, तुमसे एक सवाल है कि
दो तरीके की पढ़ाई होती है आज के समय में। आजकल तो 3-4 तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है, कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, और भी तरीका है, लेकिन फिर भी दो तरीके की पढ़ाई भारतवर्ष में हमें देखने को मिलता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। क्या ज्यादा बेहतर है? अगर हम किसी भी तैयारी को कर रहे हैं या 11th-12th में भी हैं, तो हम लोग क्या ज्यादा प्रीफर करें? ऑनलाइन ज्यादा प्रीफर करें या ऑफलाइन ज्यादा प्रीफर करें? वैसे तो पढ़ाई एक समुद्र की तरह है, आप जहाँ से ले सको, जहाँ से आप भर सको अपने बाल्टी में, वो मतलब कम ही लगता है। लेकिन एक ये होता है कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, आप फ़ोन से पढ़ रहे हो या लैपटॉप से पढ़ रहे हो, किसी चीज़ से पढ़ रहे हो, उस पे एक नोटिफिकेशन नाम का चीज़ होता है, वो जैसे गिरता है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किसी का भी मैसेज आ गया या किसी का कॉल आ गया तो चलो पहले मैसेज के पे बात ही कर ले, कॉल ही आ गया तो रिसीव ही कर ले। लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो, जब आप टीचर के सामने रहते हो, जब आप क्लास कर रहे होते हो, तो उस टाइम क्या होता है, आपके मतलब आप जो है टीचर से कनेक्ट हो पा रहे होते हो, टीचर आपको देख रहे होते हो कि आप किस तरह पढ़ रहे हो, आप किस तरह क्या कर रहे हो। अगर क्लास में आप कुछ मतलब फ़ोन निकाल रहे हो तो टीचर आपको देख रहे हैं, फ़ोन निकाल रहे हो, टीचर आपको डांटेंगे। लेकिन अगर आप वहीं ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारा थोड़ा लगेगा, थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, थोड़ा इंस्टा चला लेते हैं। तो फ़ोन से पढ़ने पे ये नहीं कहते कि ऑनलाइन ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन अच्छा नहीं है, अच्छा है। लेकिन जिस मतलब हम लोग जैसे 11th-12th में के बच्चे हैं, तो हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हैं। इस उम्र में वैसे भी बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, तो फ़ोन आ जाता है तो मन करता है थोड़ा सा ये चला ले, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा गेम ही खेल ले। तो इस सब को हटाने के लिए ऑफलाइन बेस्ट होता है, क्योंकि आप टीचर के सामने बैठे रहते हो, टीचर आपको पढ़ा रहे होते हो, टीचर आपको देख रहे होते हो, आप टीचर को देख रहे होते हो, और इतना सारा बच्चा रहता है, आपको लगता है कि कंपटीशन है। क्योंकि आप अगर 100 बच्चे के बीच में बैठ रहे हो तो आपको लगता है हाँ ये 100 बच्चा है जिसको हमको पार करके फर्स्ट नंबर पे जाना है, तो आपको वहाँ पे कंपटीशन दिखाई देता है। लेकिन आपको वहीं ऑनलाइन में कंपटीशन नहीं दिखाई देगा। ऑनलाइन में आपको लगेगा कि हम ही बेस्ट हैं, हम जितना पढ़ रहे हैं उतना कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ऑफलाइन बेस्ट होता है ऑनलाइन के हिसाब से। लेकिन एक बहुत ही बेहतर बात बोली सुहानी की, पढ़ाई जो है समुद्र के जैसा है, आप जहां से लेना चाहें आप उसे ले सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर से सुहानी की तरफ मेरा जा रहा है कि सुहानी, क्या पेरेंट्स का रोल होता है? तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? कोई एक ऐसा पल, एक ऐसा मोमेंट जो तुमको याद रहा हो कि यार मतलब वो दिन हम आज तक नहीं भूल पाए? मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हैं, वो तो हम शेयर नहीं कर सकते, अभी हम तुम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ मेरे साथ भी कुछ एक घटनाएं होती है जो याद रह जाता है, वो पल याद रह जाता है। तुम्हारे घर या गांव का कोई एक ऐसा पल जो तुमको आज तक याद रहा हो, जो तुमको काफी ज्यादा मोटिवेट किया हो? हाँ, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये पेरेंट्स का सपोर्ट आप खुद के ज़रिए ही ला सकते हो। अगर आप चाहोगे कि पेरेंट्स मुझ पे ऐसे ही विश्वास रखे, तो ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ो, आप अच्छा मार्क्स लाओ। जैसे 10th के बाद बच्चे बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगर आप 10th में अच्छा मार्क्स ला दोगे, इतना मार्क्स की मेरे साथ एक घटना हुआ था, मेरे रिजल्ट से पहले मतलब बिहार बोर्ड से कॉल आया था, तो पापा आए और फर्स्ट टाइम पापा हमको हग किए। तो ऐसा उस टाइम फील हुआ कि जितना कुछ करना है पेरेंट्स के लिए करना है। और उस टाइम पापा को मैं एक विश्वास दिलाया कि आप अगर मुझे बाहर भी भेजिएगा, मुझे अगर पढ़ाइएगा तो मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पेरेंट्स का सपोर्ट आप ही दिलवा सकते हैं। आप अच्छा मार्क्स लाइए, पेरेंट्स आप पे खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे आपका, और आप जो चीज़ करना चाहोगे उसमें पेरेंट्स आपका हाथ बटाएंगे। और एक होता है कि पेरेंट्स समाज के भी बात में आ जाते हैं कि हाँ उसकी बेटी साइंस लिए, उसकी बेटी साइंस लिए, तुम आर्ट्स ले रही हो। ये भी आपको पेरेंट्स को समझाना होगा, बैठा के प्यार से कि हाँ पापा देखिए मुझे ये करना है, इसमें ये सिलेबस है, मैं साइंस लेके क्या करूँगी, मुझे जब जाना ही नहीं है उस फील्ड में। तो पेरेंट्स समझ जाएंगे। लेकिन वही है कि आपको पेशेंस रख के, आपको प्यार से अपनी बात को घर में रखना होगा, तब पेरेंट्स आपको सपोर्ट हमेशा करेंगे। सुधांशु, एक सवाल, बहुत सीरियस बात हो चुकी है, क्योंकि कोई एक फनीएस्ट मोमेंट जो तुमको क्लास में याद रहा हो, जो हम लोग के बीच में होते होते कुछ भी एक हंसी का पल, क्योंकि तुम लोग साथ में बहुत सारा हंसी का पल गुजारे हो, क्लास में कुछ एक ऐसा फनीएस्ट मोमेंट जो तुमको याद रहा हो? सर वैसे तो क्लास में दोस्तों के साथ जब भी होता हूँ तो कभी सीरियस वाली बात होती नहीं है, हमेशा फनी मोमेंट ही चलते रहता है। बट एक इन लोगों के साथ ये था कि जब भी पढ़ते थे हम लोग साथ में, रात रात भर लाइब्रेरी में रहते थे, तो ये लोग क्या करता था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता था मेरे मोबाइल से, और फिर जब भी जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बिरयानी हो गया, फिर कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता था, और डिलीवरी वाला आके हमको फ़ोन कर रहा है कि भैया आपका पार्सल आ गया। मुझे भी नहीं पता है कि अरे मैंने कब ऑर्डर किया। तो फिर जा करके ये लोग फिर पेमेंट नहीं देते थे, बाद में हमको मुझे ही पेमेंट करना पड़ता था। ऐसे थे सर। हम अपने व्यूअर्स को बता दें एक बात सुधांशु लेकर के, कि सुधांशु का बिहार बोर्ड से कॉल आया था, और सुधांशु हम लोग के ऑफिस जब आया तो उसको लगातार कॉल पे कॉल आ रहा था
कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इस पत्रकार से बोल रहा हूँ, मैं इस चैनल से बोल रहा हूँ, आप मेरे लेकर के ये बोल दीजिए, वो बहुत सारी बातें आपको पता होगा। जब कोई इंसान टॉप कर जाता है तो ये सारी बातें आए दिन आती है। लेकिन वो पल अगर सुधांशु तुम बताओ कि गांव में क्या गुजर रहा था, और गांव, तुम जिस गांव से आते हो तुम हमेशा इस बात का जिक्र करते हो, बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन जब उस गांव से तुम आए तो वहां पर क्या पल था जब तुम टॉप किए थे? तुम्हारे पापा का उस समय रिएक्शन क्या था? सर दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। उस टाइम सर जब मैंने पापा को ये बात बताया ना, और जब पापा मुझसे मिले, मतलब उनके आंखों में आंसू था सर। मतलब वो पल मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता हूँ। और लगा कि मतलब नहीं, ये लोग विश्वास करते हैं हम पे। और जब जब आप गांव का और समाज का बात करते हैं, तो ये रिजल्ट आने से पहले जब हम आर्ट्स लिए थे सर, 10th के बाद आर्ट्स लेके हम बाहर निकले थे, तो बहुत ताना हमको सुनना पड़ा। मतलब वो तो गांव का लोग है, तो उनका माइंडसेट ये होता है कि आर्ट्स क्यों ले लिया, इतना अच्छा मार्क्स आया है, ये वो उनका माइंडसेट बना हुआ है कि आर्ट्स सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट्स लेते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारा बोलेगा कि क्यों मतलब जा रहा है बाहर, पापा का काम में हाथ बटाओ, मत जाओ, ऐसे पढ़ लिख के क्या होगा। लेकिन सर वहाँ पे पापा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाए थे कि नहीं बेटा तुम जाओ, तुम, हमको पता है कि तुम कुछ करेगा। तो फिर सर ये मोमेंट अब कुछ था बना सर, जब वो रिज़ल्ट आया था, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम जब पापा हमसे मिले थे तो उनके आंखों में आंसू थे कि मतलब मेरा बेटा बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और सर जैसा आप गांव वालों के बारे में बताते हैं, समाज के बारे में, तो जिस टाइम सर हम ये आर्ट्स का विषय का चयन किए थे, तो बहुत सारा चीज़ सुनने को मिला था कि मतलब आर्ट्स मत लो, इतना अच्छा मार्क्स आया है, जेई नीट कर लो, बहुत अच्छा फ्यूचर है। बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ा, और पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया कि नहीं बेटा तुमको जो करना है तुम वही करो, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ, अगर तुमको उसी लाइन में जाना है तो देन गो फॉर इट, हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे सर कि जैसे कि मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बोलते थे कि मतलब क्यों पापा का पैसा वेस्ट कर रहा है, जाओ मतलब दुकान पे पापा का हाथ बटाओ। लेकिन उस टाइम मैंने उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि अगर उनको मुझे जवाब देना है तो मैं मुंह से कभी भी जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने रिजल्ट से उनको जवाब दूंगा। और जब मेरा रिजल्ट आया ना सर, तो मतलब उनका भी कॉल आया था कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, मतलब बहुत अच्छा किया है। एंड मेरे पापा को भी बोले थे कि आपका लड़का बहुत आगे जाएगा। फिर वही लोग आकर के मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे। तो समाज की एक ये खासियत है कि जब आप नीचे जाओगे तो वो आपको और नीचे धकेलेगा, और जब आप ऊपर जाओगे तो वही लोग आएंगे फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा, बस आप अपने आप पे मेहनत करते जाइए, आप अपने आप पे काम करते जाइए, देखिएगा एक दिन वो सब होगा जो आप चाहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये सब चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है अगर आप इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाएं तो। सुवानी, एक सवाल है कि जो अभी 11th में बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी से कैसे 11th को ले, क्योंकि 11th इज अ रेस्ट ईयर, इसी तरीके का बात कहा जाता है कि 11th जो है वो रेस्ट ईयर है, फिर 12th बोला जाता है कि 11th इज अ रेस्ट ईयर, 12th इज अ लगाओ ईयर, इस तरीके की बात है। तो क्या सही में ऐसा है कि 11th में आराम करना चाहिए, या उनको अभी से किस तरीके का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए 11th में? ऐसा कोई बात नहीं कि 11th में आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं खुद पे ये देखी हूँ कि अगर मैं एक दिन रेस्ट कर रही हूँ, मेरा दूसरा दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। जब मैं सिर्फ एक दिन रेस्ट कर रही हूँ तो दूसरे दिन मुझे और रेस्ट करने का मन करता है। तो आप पूरा साल रेस्ट कीजिएगा तो फिर 12th में क्या ही पढ़िएगा, ऐसा हो जाता है। बच्चे ये सोचते हैं 11th में आए तो घूमेंगे फिर, सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई को लेके, मतलब तुम घूमो फिरो सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई को लेके, और पढ़ाई के लिए हमेशा सीरियस रहो, क्योंकि अभी अगर तुम पढ़ाई के लिए सीरियस रहोगे तो फिर आगे चल के फ्यूचर तुम्हारे लिए सीरियस हो जाएगा, और फिर मतलब तुम बहुत अच्छा कर लोगे। और जिस मुकाम पे जाना है उस मुकाम पे जाने के लिए अगर रेस्ट चाहिए तो फिर ये तो नहीं हो सकता। और फिर एक बहुत अच्छी जगह से सुने भी थे कि जीवन में कभी भी आराम खोजना हो तो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कोई सपना लेके चल रहे हो तो फिर तो तुमको उसमें आराम नहीं मिलेगा। कोई ऐसा सपना नहीं बना है जिसमें तुमको सिर्फ आराम मिले। तो 11th में कोई रेस्ट वाला कोई ऐसा टॉपिक होता ही नहीं है। बोलने वाले बोल जाते हैं कि 11th में रेस्ट करो, घूमो फिरो, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप 11th से सीरियस रहिएगा तो 12th आपके लिए उतना ही अच्छा हो जाए, क्योंकि
11th का पॉलिटिकल साइंस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रेस्ट मतलब आराम से रहोगे तो चले जाएगा, 11th का पॉलिटिकल साइंस 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 12th में बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है 80 to 90% क्वेश्चन 11th से डायरेक्ट रहता है, 11th के पॉलिटिकल साइंस से। तो आप 11th से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मार्क्स उठा लीजिएगा, और 12th में फिर आप सीरियस रहिएगा, 11th से सीरियस रहिएगा 12th में और ज़्यादा सीरियस हो जाइएगा। तो सब कुछ करके पढ़ना चाहिए, इंजॉय कीजिए फिर भी पढ़िए। बहुत अच्छी बात कही सुहानी ने कि एंजॉय कीजिए फिर भी पढ़िए, लेकिन अपने माँ बाप को हमेशा अपने जहन में रखिए, अपने आंख के सामने रखिए। कहीं भी घूमने जाइए तो याद रखिए कि आप उनके ही प्रतिबिंब हैं, आप उनकी छाया हैं और आप उनको ही प्रेजेंट कर रहे हैं। आप उन्हीं के दम पे पटना पहुंचे, आप उन्हीं के दम पे आज जहां भी हैं उन्हीं के दम पर हैं। तो बस उनका चेहरा अपने मन में हमेशा रखें और कुछ भी कार्य करें तो उनके लिए करें, ये हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताएं कि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं उसमें सुधांशु एक ऐसे जगह से आता है कि ऐसा इसके द्वारा एक कार्य किया गया है, हम आपको बताएंगे तो आपको भी शॉकिंग लगेगा कि ये 10th तक हिंदी मीडियम में था, 11th में भी ये हिंदी मीडियम आ सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो भी बताएगा आपको कि उसने फिर इंग्लिश माध्यम को चुना, इंग्लिश मीडियम को चुना। और ऐसा नहीं होता है कि जब आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं आप महाभियोग से इम्पीचमेंट या आप अमेंडमेंट में आते हैं तो आपको बहुत परेशानियां तो होती है। तो क्या वो परेशानी आई और क्यों सुधांशु यार, हिंदी मीडियम मातृभाषा है हमारी हिंदी, तो हिंदी मीडियम के ऊपर ऐसे मतलब तुम अपनी मातृभाषा को क्यों छोड़ रहे हो, ये बहुत गलत है। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम में कुछ कमी है इसलिए मैंने अपना मीडियम चेंज किया, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सर आपको भी पता होगा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी मीडियम का रिजल्ट इंग्लिश मीडियम से थोड़ा डाउन रहता है, ये बात मतलब हर एक लोग मानते हैं। एंड उस टाइम पे मतलब मुझे भी लगा कि मैं 2 साल में अपना मीडियम चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए जाना चाहिए, और अगर आगे चल के नहीं हुआ तो मैं ग्रेजुएशन से 4 साल अपना कर लूँगा हिंदी मीडियम से ही। बट फिर अगर यहाँ आया, यहाँ आकर फिर बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि एकाएक चेंज हो गया, मतलब प्रॉपर 1 से 1.5 साल मुझे बस मीडियम चेंज करने में लग गए। एट फर्स्ट जब मैं क्लास आया था सर फर्स्ट दिन, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूछा था मेरे क्लास के कि अपना टेल मी योर इंट्रोडक्शन, तो मुझे उसका मतलब ही नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या होता है टेल मी योर इंट्रोडक्शन। फिर मतलब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा था। फिर बाद में अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था सर, रात भर जाग के 2-3 बजे तक सिर्फ यही सोचता रहता था कि यार क्या कमी है, मतलब ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर बाद में धीरे धीरे करत अभ्यास के जन्मति होत सुजात, अपने आप पे इतना काम करते गया कि उन सभी स्टूडेंट्स को आज पीछे छोड़ के अपने क्लास में नंबर 1 पे मतलब इस रिजल्ट लाया उस। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप अभ्यास करते रहें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने इतिहास से ही देखा है कि जिसने अभ्यास किया है उसका तो विजय हुआ ही हुआ है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं आर्ट्स में, लेकिन फिर भी लैंग्वेज पेपर को बहुत, हम लोग आए दिन क्लास लेते हैं सुहानी, तो ऐसा बहुत बार होता है कि लैंग्वेज पेपर को बहुत बच्चे यूं ही ले लेते हैं कि हिंदी इंग्लिश है यार कर लेंगे, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज पेपर को कोई उतना एज इट इज लेता नहीं है सीरियस। तो क्या ऐसे बच्चे का रिजल्ट हो जाएगा बढ़िया, क्या लगता है उन बच्चों को? हम बस उन बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज पेपर को, हिंदी इंग्लिश को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है वो 1 महीने पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, क्या ये सच्चाई है? लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश 200 मार्क्स, आपको क्या लगता है आप अगर 500 में 300 मार्क्स, 300 तो आएगा नहीं, 300 अगर आप 3 पेपर ले रहे हो तो 300 तो नहीं आएगा, 250 के आसपास अगर आप अच्छा पढ़े हो तो 250 में आपका रिजल्ट आप उससे संतुष्ट हो? नहीं, क्योंकि 250 बहुत कम हो जाता है, 500 में आप 250 ला रहे हो, क्या ही ला रहे हो। और लैंग्वेज पेपर 100 हिंदी 100 इंग्लिश, और ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि 1 महीना के अंदर अगर हम कवर कर लेंगे लैंग्वेज पेपर, तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है। क्योंकि लैंग्वेज पेपर में भी आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि इंग्लिश में जाना है तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। इंग्लिश में आप जाओगे तो पहले तो आपको 2 बुक मिल जाएगा इंग्लिश का, फिर पूरा ग्रामर का पोर्शन मिलेगा, फिर आप हिंदी में आओगे तो फिर हिंदी में आपको ग्रामर का पूरा पोर्शन मिलेगा, फिर हिंदी में 1 बुक मिलेगा, उसमें इतना सारा कवि लेखक ये वो, इसका जन्म याद करो, इसका मृत्यु याद करो, ये पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक लिखा है, इतना सब कुछ अगर आप 1 महीने में कर लोगे तो फिर तो आप तो बुद्ध को भी पीछे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हो। और लैंग्वेज पेपर ऐसा है ना कि आप इसको इंटरेस्ट ले लेके पढ़ो, मतलब हिंदी का कोई कहानी है
तो वो कहानी आप देखो कि आपके आँख के सामने चल रहा है, हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ लैंग्वेज पेपर ही पढ़िए, लैंग्वेज पेपर को भी लेके चलिए, क्योंकि लैंग्वेज पेपर अगर नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि लैंग्वेज पेपर में आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन वही है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा उसके लिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। अब आते हैं अपने आखिरी कंक्लूजन के ऊपर, धीरे धीरे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत गया है, हम लोग को देखते देखते ये लोग भी थक गए होंगे। तो सवाल ये है कि आप लोग जब यहाँ पर आए पटना में, दोनों जब पटना आए, तो क्या यहाँ पर आने के बाद, मतलब इंस्टीट्यूट आने के बाद, आर्ट्स पाठशाला आने के बाद, वो रोल आपके लिए क्या प्ले किया इंस्टीट्यूट? एक बात वो आप शेयर कर दे कि आप जब यहाँ पर आए, आर्ट्स पाठशाला में जुड़े, तो फिर उसके बाद वो अनुभव क्या रहा? दोनों से ये सवाल है, पहले सुहानी फिर सुधांशु, तो अगर बता दे वो चीज़। जब मैं पटना आई तो आर्ट्स पाठशाला से भी पहले मैं 2-3 कोचिंग गई हूँ। ऐसा नहीं कि सीधा मैं पहला यही टेस्ट करने आई थी, नहीं, मैं इससे पहले 2-3 कोचिंग गई। बहुत सारे कोचिंग में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी। 1-2 कोचिंग में, मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, बस बोल रही हूँ, 1-2 कोचिंग में ऐसा मैं देखी कि टीचर खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा, मतलब खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे हैं। तो मैं वैसे माहौल में मुझे लगा मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। फिर मैं जब आर्ट्स पाठशाला, वो भी मैं आर्ट्स पाठशाला फ़ोन के ज़रिए आई। फ़ोन पे मैं सर्च की कोई आस-पास में अच्छा आर्ट्स का कोचिंग वोचिंग हो, तो आर्ट्स पाठशाला दिखाया। फिर मैं आर्ट्स पाठशाला आई और नीचे में मैं फर्स्ट टाइम सुमित सर से मिली, सुमित सर से इंक्वायरी कोचिंग का ली। तो सुमित सर इतने हम्बल लगे मुझे, क्योंकि उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कोचिंग वो चला रहे हैं। वो एक मतलब आए, आराम से बात किए, समझाए, वो बोले कि क्लास करना है तो आ जाओ कर लो। फिर मैं जब यहाँ आई तब मैं ये देखी कि यहाँ सिर्फ टीचर आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो आपको यहाँ संस्कार भी दे रहे हैं, किस तरह आपको जीना चाहिए, किस तरह आपको सब कुछ लेके चलना चाहिए वो भी बता रहे हैं। सर लोग भी मतलब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बोल देते हैं कि तुमको इस तरह यहाँ पे करना चाहिए, बड़ों का किस तरह तुमको आदर करना चाहिए। बीच बीच में सर भी मोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसा मतलब माहौल मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर आर्ट्स पाठशाला का सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि यहाँ टेस्ट प्रॉपर होता है। हम लोग जब 12th का दे रहे थे उससे पहले नवंबर से हम लोग का टेस्ट स्टार्ट हो गया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगातार हम लोग का टेस्ट हुआ। इतना टेस्ट कोई कोचिंग मेरे ख्याल से तो नहीं ले सकता है, और टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है बच्चे के रिजल्ट में। तो इसलिए इस कोचिंग का जितना सपोर्ट मिला, जितना सर लोग मतलब हम्बल, पूरा एकदम ऐसे बताते थे ना कि अगर तुम्हें क्लास में पूछने में शर्म आ रहा है, विवेक सर इंग्लिश पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि अगर क्लास में पूछने में तुमको शर्म आ रहा है तो ऑफिस में बैठते हैं हम 5 मिनट, तुम आके वहाँ पूछ लो। हो सकता है बहुत सारे बच्चे के बीच तुम नहीं पूछ पा रहे हो क्वेश्चन। तो इतना टीचर अगर आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप जब मन तब आके पूछ सकते हो, तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छा हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए। सुधांशु सर, अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने इस चेयर पे इतने मार्क्स ला करके, तो वो से उसका से एक ही क्रेडिट जाता है, वो है ये इंस्टीट्यूशन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता सर, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इतना अच्छा कर पाता। क्योंकि मैंने जैसा बोला कि 10th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद इंग्लिश हुआ, तो बहुत सारे जगह पे गया तो वहाँ पे जज करते थे टीचर लोग की, मतलब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आप हिंदी में ही कंटिन्यू रखिए ना। बट यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा सवाल नहीं पूछा गया। सर बोले आपने जो आपका जो डिसीजन है वो बेस्ट डिसीजन है, आप इसी को लेके आगे बढ़िए। और बहुत ज़्यादा हेल्प किया। देखिए शुरुआत में मुझे स्पेलिंग एरर्स हो रहे थे, तो आदित्य सर जैसे थे तो वो पूरा मतलब दिखाते थे, यहाँ पे देखो तुम गलती किया है, तो वो पूरा बताते थे कि यहाँ से ऐसे सुधार करो, तुम ऐसे आगे जा सकते हो, आंसर राइटिंग तुमको कैसे करना है, तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो वो मतलब ऐसे होता है ना कि एक बॉन्डिंग टाइप का था कि मतलब नहीं, इनके हमारे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। तो इन्हीं सब के बदौलत आज यहाँ पर मतलब मैं पहुँच पाया हूँ। ये एक बस कहने की बात है कि इंस्टीट्यूट ने इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ किया, जो सबके लिए किया, लेकिन इनके द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत था, और ये मेहनत का परिणाम आज आप खुद देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे साथ बैठे। ये मेहनत सिर्फ हम लोगों ने नहीं किया सर, ये हम लोग का आर्ट्स पाठशाला फैमिली का मेहनत है। आप लोग सुमित सर जो 2-3 बजे रात तक हम लोग से, मतलब कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर लाइब्रेरी में है तो मतलब क्या चैप्टर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये फैमिली की तरह जो हम लोग का बॉन्डिंग था, और आप लोगों ने जो मेहनत किया उसी का सर ये रिजल्ट है। और यही है कि अगर फैमिली की अगर बात की जाए तो फैमिली में सब कोई थे, और इस फैमिली में जो बहुत अच्छे अच्छे लोग के द्वारा योगदान किया गया है, बहुत सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे आने वाले पॉडकास्ट में। लेकिन एक सबसे बेहतर बात जो अब हम कंक्लूड की तरफ बढ़ते हैं कि सुहानी एक मैसेज सबसे पहले दो कि जो लड़कियां बाहर निकलना चाह रही हैं, उनके पेरेंट्स अगर नहीं निकलने दे रहे हैं, एक जवाब उन पेरेंट्स को दे दो
कि प्लीज आप जाने दीजिए, या आप उनको क्या कहना चाहते हो उनके लिए कुछ, बस उन 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 अंकल आंटी के लिए जो अपने बच्चे को नहीं बाहर कर रहे हैं? यही कहना चाहेंगे कि एक बार भरोसा करके देखिए। आज के टाइम में लड़कियां क्या नहीं कर रही है आप ये सोचिए। आज के टाइम में लड़कियां सब फील्ड में जा रही है, आप एक बार उन पर भरोसा कीजिए। हो सकता है कि आज आप जिस स्थिति में हो, कल वही बेटी, कल वही लड़की आपको उस स्थिति से उस मुकाम पर पहुंचा दे जहां से आप नीचे देखो तो बहुत बहुत कुछ दिखे, पूरा दुनिया दिखे। तो एक बार लड़की को चांस दीजिए, एक बार अपनी बेटी को चांस दीजिए, एक बार दीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए आपको वो जरूर रिजल्ट देगी। सुधांशु, सब कोई को जो 11th में है, 12th में है, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो नहीं पढ़ रहे हैं? भाई सीरियसली बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई मैंने 11 तक तो पूरा पढ़ लिया था, बट 12th में आते ही थोड़ा नॉन सीरियस हो गया था। तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक ऐसा मतलब मैं जो मैंने मिस्टेक किया वो उनको बोलूँगा नहीं करे, कि आज का काम कभी भी कल पे मत टालना, कि नहीं कल से पढ़ लूँगे, कल से पढ़ लेंगे। अरे इस टेस्ट में मार्क्स नहीं आया तो क्या हुआ, अगला टेस्ट देंगे। मतलब ये कल वाला बात भाई कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करते करते सितंबर आ गया मेरा और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। अगर शुरू से मैं पढ़ता तो वाकई बहुत अच्छा करता, मेरा स्टेट में रैंक होता। तो भाई यही बोलूँगा कि मतलब शुरू से पढ़ो भाई, और आज का काम कभी भी कल पे मत छोड़ो। और एक बात सुहानी, क्योंकि गलती तो अपने सुधांशु बता दिया कि वो गलती जो है उसको रिपीट नहीं करना। सुहानी, एक सवाल प्लीज जल्दी से बता देना उन लोगों को कि कभी कभी ऐसा फेज आता है, सबके साथ आता है, जब वो बहुत डाउन फील करता है, उसको लगता है यार अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा, उस फेज में वो बच्चा क्या करे? बहुत बार ऐसा फेज आता है। मेरे साथ खुद ये बहुत हुआ है। मैं मतलब पढ़ती थी, मेरा मतलब उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाता था, और फिर मैं बहुत मतलब ये हो जाती कि छोड़ देते हैं यार, इतना मेहनत करने से क्या ही हो रहा है। लेकिन जाकिर खान का एक बहुत अच्छा पोएम है कि घर से निकले हैं, मतलब भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब खाएंगे। घर से निकले हैं तो इतिहास रचकर ही वापस जाएंगे। तो घर से निकले हो तो विश्वास रखो खुद पे, एक दिन अच्छा होगा। भगवान कितना भी बुरा करे, लेकिन आपके मेहनत को देख के वो जरूर एक दिन अच्छा करेंगे। बात सही बोली है सुहानी की, इतिहास तो हम ही लोग लिखते हैं, क्योंकि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, कल को हम ही सब इतिहास लिखेंगे। ठीक है, और ये सारे बच्चे जो भी आपको दिख रहे हैं वो सबको आपको इतिहास लिखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि दोनों यहाँ पर आकर के इतना कीमती समय 8-5 सालों को फिर से दिए हो। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन आपको थैंक्स थोड़ा कम कहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको बहुत नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे और इतने लायक लोग आपको देखने को मिलेंगे, जिनके दम पर आज हम अपना सीना चौड़ा करके, आज इंस्टीट्यूट अपना सीना चौड़ा करके चल पा रहे हैं। उन तमाम लोगों से मिलेंगे, उन भारत के भविष्य से भी आपको मिलाएंगे और नए नए चेहरे आपको डेली दिखाएंगे, क्योंकि बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी फोड़ने और छोड़ने के कगार में हमारी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय।